नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उपन्यास गुनाहों का देवता का भाग 5। अगर ये उपन्यास आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। क्या है सुधा? सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर हैं, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ जी आ गई और कमरे से बुआ जी बाहर आ गई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देख हत्तियों नहीं, हम पूजा की धोती पहने हैं। ई क्या है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अब अपने कमरे में, यह बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा, बिनती के भेज दो, बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदन को खाट पर बिठाकर खुद नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक हैं, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए थे और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ नहीं बताया? सुधा घबराकर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे यह बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों? और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे! क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी थी। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म आती है। अरे चली आ, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है यह, कहकर सुधा उठी। वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थी कि मुस्कुराए या रोए या तय नहीं कर पाई थी। देखो चंदर, देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा, बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा, जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से किसी चोटी पकड़े हुए थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े थी। छोड़ दो उसे। यह क्या है सुधा? बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या यह? चोटी छोड़कर सुधा बोली। यह देखो, दांत काट लिया है इसने। सच में सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है नाम इसका। क्यों रे महुआ, बिनती थी? कहाँ घर, कहाँ वहाँ जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती है बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हालचाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने? सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी? क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी, सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं
तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तश्तरी थी और एक गिलास। तश्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तश्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने, लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ ना करें तो मालूम कैसे हो, सुधा ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप, बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज भी है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचा किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता कि यह मुँह झांसी हमके ऐसी नाच नचाई देहे तो हम पैदा होते गला घोट देत। हरे राम, आकाश सर पर उठाई है, के घंटे से नारियात नरियात गटई फट गई। ई बोलते ना ही जैसे सांप सूंघ गवा हुए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद ना थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने, बुआ बिनती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंच पात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते बखत बहुत अच्छा लाग रहा, पालत बखत टें बोल गए। मर गए रहो तो आपन संतानों अपने साथ ले जाओ, तो हमारे मूड पर ई हत्या काहे डाल गओ। ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते ही बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रही। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस, बिनती ऐसी है कितना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि ई आंसुआ ढरकाए रही हो? ई सब चोचला अपने ओ को दिखाओ जाई के। 2 महीना और हई, अभिन से उधियाने ना खाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है भी या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट गए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी पापा। अब बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज्यादा हो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रोकर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफ़ी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर, बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर हैं, हमारे शिष्य हैं, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रहो, बीए में पढ़ा था सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह,
बहुत खुशी भई तो को देख के। हाँ तो सुकुल, वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक होई, बिनती का बियाह टाल देओ और अगर ई लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का बियाह आषाढ़ भर में निपटाए देओ। अब अच्छा नहीं लागत, ठूंठ ऐसी बिटिया सूनी मांग लिए छर्रावा करत है, एहर ओहर। बुआ जी बोले। हाँ ये तो ठीक है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मैं कुछ सुधा का ब्याह टालने पर अब नहीं टालना चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, तो घर वाले कुछ ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करे के है? लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाई दे थे, मिलवाई ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पीटो बड़नक्कू से कह दो आए कि कल से हमारी छाती पर मूंग दलत हैं। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और अंदर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालात में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थामकर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं ना, महाराजिन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू झलक पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में, अब उसकी बुआ ने बताया है। जनपत्री भी मिलवा दी है। फिर तुम ज़रा सा बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वर में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे उठ गया है। सर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदर रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला बगल में जाकर कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांस पिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची।
दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा सरबत उर्बत कुछ मिल जाए तो कुछ पेट में जलन है, सो संतोष होवे। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लहास कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचे लई हैं। चंदर को हंसी आ गई थी। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुख मंडल पर कहीं शोभ या उल्लास की रेखा तक नहीं आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्राह्मणानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले के नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खाएं। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भाई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हों, और फिर आप तो लड़की के मामा हो। ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ई तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तौन कॉलेज में प्रोफेसर, और हमार सार लड़का केर मामा जॉन हैं तो डाकघर के मुंशी हैं। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर विवाह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर 30 त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गरम साड़ी जाएगी। और तब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। तब जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब हमें आज्ञा देव, हम चलिए अब, और ई रुपया लड़की को दे देव। अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा बुला दो दुबे जी को। अच्छा, आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो, ये दे गए हैं तुम्हारे समधी जी लड़की के लिए। 5 का नोट देख तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गई ई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना रुपया और कपड़ा सब ले को तैयार बैठे हैं। जूता पिटऊ का। अरे राम, चाहिए तो जमदूत ई लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाएं। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अभिन तक बिनती का पता नहीं, और ऊ तुर्कन मलेच्छन के यहाँ कुछ खा पी लिहिस तो फिर हमरे यहाँ गुजारा ना ही होगा। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा की सह पाए के। आव देव, आज हम भद्र उतारित है। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से 1 गिलास पानी मांगा। बुआ जी ने 1 गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दे? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती सही इतनी कटु क्यों हैं? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई दी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाओ जाई के। कुछ खाए तो नहीं रहो, इतनी देर कहाँ घूमनात रही। हम खूब अच्छी तरह जानित हैं तू हमार नाक कटाइन के रहबो, पतूरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए सुधा के कमरे की ओर चल दी। चंदर क्षण भर खड़ा रहा,
फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिंती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छुपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली है, और वह भी अपनी ही सगी माँ से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है, यह तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिंती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर? बिंती उठो, उसने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिंती जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिंती रानी को? और बिंती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने ही कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, हम समझ गए। घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं, इसलिए इसका यह मतलब नहीं कि अब तुम बेचारी बिंती पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिंती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिंती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा ना वैसे निभा। ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है यह? सुधा बोली धमकी भरे स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ। हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी तो इतने मोटे नहीं। सुधा ने फिर उराक की गर्दन गुदगुदाकर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लोटपोट हो गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों? मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह झूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मज़े के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती और फूल का खूब जोड़ मिला, दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो उसे रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिखी है। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ, 3 गायें खरीद ली है। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब को बता दी थी, अब दोहराना है। लेकिन बिंती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चलते हैं हम। अरे बैठो, फिर जाने के ही दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो।
तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो तो। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया था एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजीब सा पत्थराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज़, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था, एक टक आपलक। सुधा को जाने कैसा लगा। ये अपना चंदर तो नहीं है, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह आपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शराफत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल अपरिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह से देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर, चंदर तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज़ मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर। और जब उसका कुछ बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज़ में अभी भी वह मालूमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठी रहो। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ चंदर की नहीं थी, ना जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सर में दर्द है? बिंती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गोरैया की तरह सहमकर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सर में दर्द है ज़रूर से, सुधा बोली। बिंती पानी लेकर आ गई थी। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिंती, जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिंती पेन बाम ले आई थी। बिंती तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों हो? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिंती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं, मोटकी कहीं की। खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिंती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिंती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिंती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिंती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर या बिंती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करे। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में विवाह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका विवाह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतः शांत था
और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ नहीं था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कॉमरेड की एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदलकर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लग रहा था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली के सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया था ना किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे। हाँ बताया था। उसे ज़रूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद ज़रूर आएं। लिख दिया। हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़कर कहा। नहीं, सो तो तुम बहुत बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे ख़त्म हैं और सिनेमा देखना है ज़रा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ ज़रूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी लड़कियों की बुराई कर रहे थे। तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो। सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकालकर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ, आज ज़रा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड शो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी के ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाएं? जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी भी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र ज़रूर आएंगे और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो, जैसे वह जगमगा सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट में लिखा था। पम्मी ने गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा, कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए। लेकिन बर्टी कुछ नहीं बोला। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ नहीं करता। पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई है। अब वह इतनी बेपरवाह हो गया है गुलाबों के लिए। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया
और इधर वह यह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया है। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन ना छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सार्जेंट के साथ जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाब के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो। इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें नहीं की हैं और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूँगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी मेरी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई थी। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूं कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गया है। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूं पम्मी कि आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बॉल डांस, सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। ये गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ ये मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन में घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने ले जा रहे हैं, तुम चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूलकर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है, मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला की आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ, उफ। और वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की, लाओ मैं आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची।
चित्र था सैलामी, हेयर शी डांस, सैलामी जहाँ वह नाचती थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज़ रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सैलामी की कहानी मालूम है? ना। क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हेराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली थी। उसकी भतीजी थी सैलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया था, लेकिन सैलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सैलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सैलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सैलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आ जाए, उसने सैलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हेराद मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हेराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए थे। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला। हाँ हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है। आदमी को कहाँ ले जाता है, यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर ना करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा कि मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। तुम मुझे काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला लिया। चंदर को एक अजब सा गौरव महसूस हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा ही की ना। उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचार वश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता ही नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसे थोड़ी ही होती है, चंदर बोला। तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं, हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए, लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबल की सैलामी की कहानी नहीं थी, वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। अब जब डाकू पकड़कर सैलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले?
पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेजी से चलाई। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर के गालों पर थपकियां करने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदर का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देना चाहती थी। चंदर के बदन में एक हल्की सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी और शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकपर्सन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी और शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो। चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें करते हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी का बांस से टिककर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उससे देखा ही नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नजदीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज में जाने क्या झलक गया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। वह बोली, बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेरकर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे ऊबने लगा। जैसे एक विहक शिशु घबराकर अपने नीड़ के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों। यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे? पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए।